हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, यानी कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले की वीडियो की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले की वीडियो में हमने प्लेन मिरर पे काफ़ी अच्छे सारे क्वेश्चन भी कर लिए थे और प्लेन मिरर के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है उसको भी पढ़ लिया था। जिन बच्चों ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा हो प्रीवियस वीडियो, वो प्ले लिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम केवल और केवल गोलीय दर्पण पर ही बात करने वाले हैं। ठीक है, और गोलीय दर्पण आपके बेसिकली सबको पता है कि दो टाइप का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब टोटल 6 केसों में बनता है। ठीक है, पहला वस्तु जब अनंत पर हो, अनंत और 2f के बीच हो, 2f पर हो, 2f और c के बीच हो, तो ऐसे करके टोटल 6 केस है। और वहीं पे अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में हमें केवल 2 केस पढ़ने। ठीक है, लेकिन उन केसों को पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रतिबिंब बनने के रूल क्या है। ठीक है, यानी कि इमेज फॉर्मेशन, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब बनने के नियम। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक है, तो अगर प्रतिबिंब बनने के नियम आपको पता है, बेसिकली ये 3 टाइप के होते हैं, 3 रूल हमें ज़्यादा ध्यान देना है, तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखेंगे तो हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इसमें देखिए, अगर हम पहले रूल की बात करें तो पहला रूल कहता है कि कोई भी मिरर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई मिरर है, अवतल दर्पण है, ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यानी कि मुख्य अक्ष। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यानी जिसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के पैरेलल आने वाली सभी जो है रेज या प्रकाश किरणें परावर्तित होकर कहाँ से जाती हैं, मुख्य फोकस से, या इसका प्रिंसिपल फोकस यहाँ कहीं होगा जिसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, तो ये रिफ्लेक्ट होकर क्या होगी, इसी से निकल जाएगी। ठीक है, पहला रूल ये कहता है कि मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तित होकर मुख्य फोकस से जाती हैं। दूसरा रूल यहीं पे ये कहता है कि मुख्य अक्ष, ठीक है, सॉरी, मुख्य फोकस से होकर आने वाली सभी प्रकाश किरणें, कोई भी लाइन है या कोई भी रेज है, अगर वो आपके प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है, ठीक है, कोई भी लाइन अगर प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात यानी कि परावर्तित होकर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, ये दूसरा नियम है कि अगर, ठीक है, पहला रूल ये है, ठीक है, और दूसरा रूल ये है जो हमने येलो कलर से दिखाया है। तीसरा क्या है, तीसरा ध्यान दीजिए, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अगर हम इसको कंप्लीट करें, ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, इसको अगर हम कंप्लीट करने की कोशिश करें तो ये एक कांच का क्या होगा, खोखला गोला ही तो बनेगा। ठीक है, और ये कांच के खोखले गोले का ही पार्ट है। ठीक है, तो जब कांच के खोखले गोले का पार्ट है तो कांच का एक सेंटर पॉइंट होता है, यानी उसका एक केंद्र होता है। ठीक है, तो कांच के सेंटर पॉइंट को, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, और ये क्या होगा, यहाँ कहीं पर होगा। ठीक है, क्योंकि एक रिलेशन है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, तो वक्रता त्रिज्या यानी कि जो c, इसका जो सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या, और ये फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बिल्कुल बीच में स्थित होता है। ठीक है, तो तीसरा रूल क्या कहता है कि कोई भी लाइन, ठीक है, कोई भी लाइन अगर सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, कोई भी लाइन अगर सेंटर से पास कर रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के पश्चात या परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाता है। इसका सबसे मेन कारण यह है कि जब भी कोई भी लाइट इसके सेंटर से यानी कि वक्रता केंद्र से होकर पास करती है तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सभी प्रकाश की किरणें पृष्ठ पर यानी कि सरफेस पर क्या होती है, लंबवत पड़ती हैं। और आप एग्जाम्पल यानी कि प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। कोई बॉल ले लीजिए, आप उसको बिल्कुल परपेंडिकुलर ऐसे छोड़िए तो जिस रास्ते पर जाएगा
टप्पा खाकर फिर वापस उसी रास्ते पर आएगा। हालांकि यहाँ बात रेज की हो रही है, किरण की हो रही है, लेकिन हम उसको थोड़ा अलग, क्योंकि रेज में वो सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप बॉल लेके करेंगे तो आप सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर लेंगे। अगर उसको आप किसी एंगल पर फेंकेंगे तो जिस एंगल पर फेंकेंगे उसी एंगल पर वो क्या हो जाएगा, वापस निकल जाएगा। लेकिन अगर आप उस पर परपेंडिकुलर यानी लंबवत ड्रॉप करते हैं तो जिस रास्ते पर जाएगा टप्पा खाकर फिर वापस उसी रास्ते पर आएगा। ठीक है, तो ये 3 जो है मुख्य प्रिंसिपल हैं, 3 रूल हैं जो प्रतिबिंब यानी कि इमेज फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करेंगे अगर ये सारी चीज़ें हमको अच्छे से पता हैं तो। वैसे बेसिकली ये हाई स्कूल और इंटर में भी अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो आप आई होप आप सबको जो है ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होंगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब बनने का नियम। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो इसमें सबसे पहला हमने कहा कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर में हमको कितने केसेस पढ़ने हैं, 6 केसेस। पहला केस है कि जब वस्तु हमारा क्या हो, अनंत पर हो। पहला, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई क्या है, कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण है। ये हो गई हमारी क्या, मुख्य अक्ष, जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो अगर इसका सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं सी होगा और इसका जो है फोकस दूरी यहाँ कहीं एफ होगा, अनंत पर कोई वस्तु स्थित है, तो यहाँ पे अनंत पे मान लेते हैं कोई वस्तु स्थित है, तो अनंत से आने वाली सभी प्रकाश किरणों को क्या माना जाता है कि वो मुख्य अक्ष के यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली सभी प्रकाश किरणें क्या होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद रूल नंबर 1, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएंगी, फोकस से होकर चली जाती हैं। ठीक है, दूसरी यहाँ से पास कर दो और ये भी रिफ्लेक्ट होकर आपके एफ से निकल जाएगी, तो यहाँ एफ पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है उस वस्तु का यानी कि उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। और इमेज कैसा बनेगा, बिल्कुल छोटा सा बनेगा, यानी अनंत पर अगर आपका कोई वस्तु स्थित है तो उसका प्रतिबिंब जो है कहाँ पर बनेगा, उसका इमेज बनेगा आपके फोकस पर, और वस्तु से यानी कि ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटा बनेगा। ठीक है, दूसरे केस की अगर हम बात करें, दूसरा केस है कि अगर यही ऑब्जेक्ट आपका अनंत और सी के बीच हो, सी को कभी कभी 2f भी लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो अगर यही वस्तु हमारा क्या ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट और 2f के बीच में हो, यानी इस तरीके से हो। ठीक है, इस तरीके से हमारा कोई मिरर है, यहाँ पे ये इसका 2f है और ये यहाँ पे f है, और इमेज यहाँ कहीं हो, इनफाइनाइट और 2f के बीच में हो, इनफाइनाइट और 2f के बीच में हो, तब देखो इसका इमेज कहाँ पर बनेगा। रेज आप डाल के देख लीजिए कहाँ पर इमेज बनेगा। सबको पता है कि एक रेज क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज क्या होगी, परावर्तित होकर कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। इसको थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बस आप इसको हल्का सा रिवाइज कर लीजिए, सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप जाएंगी, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपको कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छे से आपकी रिवाइज भी हो जाएगी। और जो बच्चे अभी क्लास 12 में होंगे, जिन्हें बोर्ड एग्जाम देना होगा, उनका ये सारा टॉपिक जो है अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से गई, ठीक है, एफ से। और दूसरी प्रकाश किरण क्या करो आप, वक्रता केंद्र से पास करा दो। ठीक है, वक्रता केंद्र यानी कि जो आपका 2f है, इसी को हमने कहा सी से यानी सेंटर भी इसको हम बोलते हैं, तो इससे पास करा दो। इससे जब पास कराएंगे, इससे पास करने वाली लाइन क्या होगी, इससे पास करने वाली लाइन हमेशा सरफेस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर पड़ती है, यानी लंबवत पड़ती है, और लंबवत पड़ने वाली प्रकाश किरण क्या होगी, अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। यहाँ एक दूसरे से दोनों कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी है तो ये रहा इसका इमेज ए डैश बी डैश, और अगर आप इमेज देखेंगे तो ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से छोटा और उल्टा। ठीक है, ये 2 केस अच्छे समझ में आ गया। तीसरा केस है, अब अच्छा एक चीज़ और देखिए,
वस्तु हमारी यानी ऑब्जेक्ट जब हमारा इनफाइनाइट पे था तो इमेज कहाँ था, एफ पे, और जैसे जैसे हम इमेज को पास ला रहे हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट और 2f के बीच में ले आए, तो जो हमारा इमेज है वो f और 2f के बीच आ गया। ठीक है, यानी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हम पास लाते जाएंगे इमेज हमारा क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे केस की अगर बात करते हैं, तीसरा केस है जब ऑब्जेक्ट जो है यानी कि वस्तु जो है 2f यानी कि c पर स्थित हो। केस थर्ड है जब वस्तु इस तरीके से कोई मिरर, ठीक है, ये यहाँ पे आपका हो गया f और ये हो गया यहाँ पे 2f। अब इसी पर आपका कोई ऑब्जेक्ट a भी स्थित है। ठीक है, प्लेस किया गया, रखा गया है, तो यहाँ से एक रेज क्या होगी, ऐसे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जाएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज क्या होगी, रिफ्लेक्शन के पश्चात कहाँ से जाएगी, एफ से होकर निकल जाएगी, इस तरीके से एफ से होकर निकल गई। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण अब कहाँ से जाएगी, देखिए यहाँ पे तो आपका ये क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र जिसको हम लोग ध्रुव कहते हैं यानी कि पोल। ठीक है, एक प्रकाश किरण क्या होगी आपकी एफ से होकर जाएगी, कहाँ से होकर जाएगी, एफ से। ठीक है, और एफ से होकर जाने वाली यानी एफ का मतलब फोकस, फोकस से होकर जाने वाली सभी प्रकाश किरणें क्या होगी, रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल निकल जाती है। ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन के पश्चात ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के पैरेलल। तो अब देखिए यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी उल्टी। ठीक है, ए डैश बी डैश, और इमेज की जो हाइट होगी वो जितना ऑब्जेक्ट की हाइट है उतना ही इमेज की भी हाइट होगी, यानी वस्तु के बराबर और उल्टा बनता है। ठीक है, वस्तु के बराबर और उल्टा बनता है। ठीक है, अगर यही आप स्केल यानी कि पटरी और प्रकार से बनाएंगे तो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से बनेंगी। यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई तीनों केस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले केस नंबर 4। ठीक है, केस नंबर 4 की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट को अब इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इस बार ऑब्जेक्ट को 2f और f के बीच में रखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे पास ले आ रहे हैं। केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा 2f होगा, यहाँ पे f होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे ऐसे रखा हुआ। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक रेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, बिना किसी से पूछे पैरेलल, और इस रिफ्लेक्शन के पश्चात ये एफ से निकल जाएगी। ठीक है, और दूसरी रेज क्या होगी, एफ से होकर जाएगी, और रिफ्लेक्शन के पश्चात ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल समांतर। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। अब दोनों देखो एक दूसरे से यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी हो गया, ये आपकी इमेज ए डैश बी डैश। अगर इमेज की हम बात करें तो जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्या है 2f और f के बीच में होता है तो उसकी इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है। और कहाँ पर बनती है, 2f और इधर क्या है इनफाइनाइट, 2f और इनफाइनाइट के बीच बनती है, और ऑब्जेक्ट से बिल्कुल बड़ी बनती है, और नेचर कैसा उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये केस नंबर 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं केस नंबर 5। तो केस नंबर 5 में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को इस बार f पर रख देंगे। कहाँ पर रख देंगे, ऑब्जेक्ट को इस बार f पर रख देंगे। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट हमारा f पर हो जाएगा तब ऐसी कंडीशन पे इमेज कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो देखिए कहाँ पर बनेगा, केस नंबर 5। जब ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, F पर इस बार प्लेस कर रहे हैं, तब देखिए कहाँ पर इमेज बनेगा। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे हो गया मान लेते हैं 2f, और यहाँ पे हो गया f। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया यानी कि वस्तु ए बी। हमने कहा कि एक प्रकाश किरण क्या होगी, बिल्कुल ऐसे जाएगी। ठीक है, सीधे, और रिफ्लेक्शन के पश्चात कहाँ से होकर चली जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, फोकस से होकर क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, यानी कि प्रिंसिपल फोकस एफ से, इस तरीके से। दूसरी
रेज कहाँ से जाएगी, दूसरी रेज जो है इस तरीके से जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे निकल जाएगी, यानी लगेगा बिल्कुल सेंटर से पास कर रही है इस तरीके से, ठीक है, सेंटर से इस तरीके से सेंटर से पास की और फिर वापस इसी रास्ते पे निकल आएगी और दोनों को आप आगे बढ़ाओगे तो दोनों ऐसे जो है आगे बढ़ती चली जाएंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है बराबर ही रहेगी, पैरेलल ही रहेंगी दोनों रेखाएं, और ऐसा लगेगा कि ये इनफाइनाइट पर मिल रही हैं, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा F पर स्थित है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इनफाइनाइट पर बनेगी और ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा। कितना बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा बनेगा, ठीक है। तो ये 5वें केस की बात हुई। चलिए लास्ट देखते हैं, 6ठा केस। इस बार ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रख देते हैं, तब कहाँ पर बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट हम F और P के बीच में रखते हैं तब इमेज कहाँ पर बनेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हो गया मान लेते हैं हमारा F, ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारा 2F। अब इमेज को हम ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, P, यानी कि P और F के बीच में रख दे रहे हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से एक पैरेलल, ठीक है, एक रेज जाएगी पैरेलल और रिफ्लेक्शन के पश्चात ये रेज कहाँ से होकर जाएगी, ये आपकी जाएगी फोकस से होकर। कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर, ठीक है। दूसरी रेज कहाँ से होकर जाएगी, दूसरी रेज आपकी जाएगी यहाँ से, ऐसा लगेगा C से पास कर रही है, यानी इसको ऐसे डॉट डॉट करेंगे, ठीक है, ऐसे। इसको अगर आप पीछे बढ़ाएंगे तो देखिए इनके बीच की दूरी जो है, इसको अगर आप पीछे से बढ़ाएंगे तो इसके बीच की दूरी जो है क्या हो जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। यानी इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे भी तो ये दोनों मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर इसको हम पीछे ऐसे बढ़ाएं डॉट डॉट करके तो ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं पर जो है कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक दोनों से एक दूसरे से कट कर गए तो इमेज जो है यहाँ पर बन रही है, ठीक है। तो यानी छठे वाले केस में, केस नंबर 6, जब ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु हमारा F और P के बीच में स्थित होता है तो इसका जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा, सीधा और आभासी बनता है, ठीक है। आभासी बनने का मतलब है इसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, बाकी सबको पर्दे पर ले सकते हैं, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब अगर है तो उसको हम पर्दे पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आभासी यानी दर्पण के पीछे बन रहा तो उसको हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा केस नंबर 3। तो अवतल दर्पण के सारे केस अच्छे से समझ में आ गए। तो अगर अवतल दर्पण अच्छे से समझ में आ गया तो चलिए अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की, ठीक है। ध्यान से देखिएगा वीडियो। तो चलिए बात कर लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में हमने पहले भी बताया कि टोटल 2 ही केस है। और हाँ, इसको स्टार्ट करने से पहले स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक अनाउंसमेंट बताया था कि जितने भी बच्चे वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का यानी इनसाइट एरिया के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन रहे या जो भी कुछ अपडेट रहे हम टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे सकें। टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको जो है इसके नोट्स, PDF, प्रैक्टिस सेट सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, और वीडियो को भी आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए पहला केस इस बात करते हैं। पहले केस में अगर वस्तु हमारा कहाँ पर हो, इनफाइनाइट पे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे हो, तो इनफाइनाइट मान लेते हैं कहीं दूर पर होगा, वहाँ से कोई रेज इस तरीके से आ रही है इनफाइनाइट से, ठीक है। इनफाइनाइट से कोई रेज इस तरीके से आ रही है। यहाँ पे इसका, क्योंकि इसका जो देखिए ये मुड़ा इधर है, तो इसका जो भी सेंटर होगा, सेंटर मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा, सेंटर को C यानी कि इसको 2F से लिखते हैं, ठीक है। और इसका क्या होगा, फोकस यानी कि F यहाँ कहीं होगा। ठीक इसी तरीके से इसके भी अगर हम F की बात करें तो F यहाँ कहीं होगा, और इसका सेंटर यानी कि 2F जो है यहाँ पे होगा, 2F, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट से कोई रेज आ रही है, तो हमने कहा जब भी कोई रेज इनफाइनाइट से आती है तो रिफ्लेक्शन के पश्चात वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। तो यानी फोकस, ये इसको ऐसे पीछे बढ़ाते हैं और ये ऐसे इस रास्ते और ये ऐसे इस रास्ते पर निकल जाएगी, ठीक है। यानी इनफाइनाइट से रेज आई, इनफाइनाइट से रेज क्या हुई, आई, और मिरर से टकराने के पश्चात ऐसा लग रहा है कि हालांकि इसको पीछे बढ़ाया गया तब ये F से पास कर रहा है, लेकिन ऐसा आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये आपका क्या हो रहा है, F से ही होकर जा रहा है, ठीक है।
एक दूसरी रेज और ले आओ जिससे आपको पता चल जाए कि दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर इमेज बनता है। ठीक है, तो ये दूसरी भी आ गई। ठीक है, अब इसको भी अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ले आएंगे सेंटर पे, तो सेंटर से तो ये भी आपकी यहीं से होके जो है पास करेगी। ठीक है, ये भी आपकी क्या होगी, सेंटर से ही होकर इस तरीके से पास करेगी। ठीक, तो यानी इमेज कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो केस नंबर फर्स्ट में जब ऑब्जेक्ट हमारा यानी कि वस्तु जो है इनफाइनाइट पर होता है तो उसकी इमेज जो है कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, एफ पर बनेगी, ऑब्जेक्ट से काफ़ी छोटा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है, रियल नहीं बल्कि वर्चुअल बनेगा। ठीक है, आभासी, इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा, अगर वही ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, इनफाइनाइट और पी के बीच में रख दें, ये यहाँ पे हमारा क्या होता है, पी यानी कि प्रकाशिक केंद्र ध्रुव, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, तब इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। पहली बात हमने कहा कि एक रेस सीधे सीधे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल ले जाएंगे, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और रिफ्लेक्शन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, एफ से होकर ऐसे जाती हुई प्रतीत होगी, एफ से होकर जाती हुई प्रतीत होगी इस तरीके से। ठीक है, दूसरी रेज हम कहाँ से पास कराएंगे, इसके प्रकाशिक केंद्र से, इस तरीके से लगेगा कि यहाँ से पास कर रही है, और रिफ्लेक्शन के पश्चात ये क्या हो जाएगी, यहाँ से ऐसे सीधे जो है निकल जाएगी इस तरीके से। एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, दूसरी रेज ये ऐसे गई, जिस रास्ते पर गई और उसी रास्ते पर क्या हो गई, टकरा के वापस निकल गई। क्यों, क्योंकि ये सेंटर से पास कर रही है, और सेंटर से पास करने वाली सभी लाइन क्या होती है, सरफेस पे परपेंडिकुलर पड़ती हैं, और सरफेस पे जब परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत पड़ती हैं तो वो फिर उसी रास्ते पर वापस चली जाती हैं। आगे देखिए, दोनों किरणें कहीं तो मिल नहीं रही हैं, तो इनको जब पीछे बढ़ाया गया तो ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, वहीं पर इमेज बनेगा। और इमेज आपका कैसा बन रहा है, ए डैश बी डैश। वस्तु हमारा क्या है, यानी ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा, छोटा बन रहा, और दूसरी सबसे बड़ी बात, ऑब्जेक्ट से छोटा तो है ही है, और कहाँ बन रहा, आपके पी और एफ के बीच में। ठीक है, पी यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा, कब, जब वस्तु हमारा अनंत और प्रकाशिक केंद्र यानी कि ध्रुव के बीच में स्थित है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अगर इतनी बात आपको अच्छी समझ में आ गई है तो अब इसी से रिलेटेड एक सिंपल सा जो है फार्मूला होता है, उसको हम डिराइव नहीं करवाएंगे, आप सबको पता है, फोकस दूरी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी कि आर एंड एफ। ठीक है, आर और एफ में रिलेशन, जहां पे एफ क्या है, ये आपकी फोकल लेंथ है, और ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो वक्रता त्रिज्या जो है यानी कि r इक्वल टू होता है 2f, r इक्वल टू क्या होता है 2f, या f इक्वल टू क्या होता है, f इक्वल टू होता है r/2, r/2। ठीक है, ये आप सबको पता है। एक और फार्मूला होता है, एक और रिलेशन होता है, जिस पर आप काफ़ी कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे, और चलिए उसको हम डिराइव करवा देते हैं। ठीक है, हालांकि बहुत ही इजी है, लेकिन चलिए डिराइव करवा देते हैं। नंबर 1 है मिरर फार्मूला, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूला यानी कि दर्पण सूत्र, यानी 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है, तो इसका जो है हम अवतल दर्पण के लिए आपको ड्राइव करवा दे रहे हैं, उत्तल दर्पण के लिए आप लोग ड्राइव कर लीजिएगा। दोनों बिल्कुल सेम ही है, चाहे उत्तल दर्पण लीजिए चाहे अवतल दर्पण लीजिए, दोनों ही कंडीशन में बिल्कुल सेम चीज़ें, सेम फार्मूला, सेम पैटर्न, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं, इसको आप प्रूफ किया जाए। इसका प्रूफ मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको पता है वो भी एक बार ध्यान से देखे, जिससे चीज़ें आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, अच्छे से तैयार हो जाए, और आप कभी भी इसको ना भूलें। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई दर्पण है। ठीक, अब ये दर्पण हमारा कौन सा है, कौन सा दर्पण भर गया, उभरे हुए भाग पर हमने पॉलिश कर दिया, तो ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बन गया, अवतल दर्पण। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। ठीक है, यहाँ कहीं पर इसका जो है सेंटर C होगा, यहाँ कहीं पर इसका फोकस F होगा,
ठीक है, इसका फोकस F होगा। मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है, यहाँ पर कोई वस्तु जो है स्थित है, इस वस्तु को हम नाम ले लेते हैं A B, ठीक है। तो जब कोई वस्तु स्थित होती है तो एक मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर किरण चलती है, तो इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो इस तरीके से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण जाती है और सतह से टकराने के बाद यानी कि परावर्तित होकर मुख्य फोकस से सीधा निकल जाती है, ठीक है, मुख्य फोकस से निकल जाती है, ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण जो है सेंटर से होकर जाती है, और जो सेंटर से होकर जाती है वो दर्पण पर क्या होती है, लंबवत पड़ती है और पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यानी कि एक प्रकाश किरण आपका इस तरीके से सी से जाएगा, ठीक है, सी, और इस रास्ते पे आ रहा और इसी रास्ते पर वापस लौट जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी सतह पर कोई दर्पण है, अगर दर्पण की सतह पर कोई भी प्रकाश किरण लंबवत पड़ रहा है तो वो अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगा। किसी बॉल को आप सीधा अगर गिराइए तो जिस रास्ते पर जाएगा फिर टप्पा खा के उसी रास्ते पर वापस आएगा, और अगर ऐसे किसी एंगल पर आप तिरछा फेंकेंगे तो जिस एंगल पे फेंकेंगे उसी एंगल पर वो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रूल होता है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं, तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इस तरीके से वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, ठीक है। ये आपका ये डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसी को प्रूफ करना है। तो आप क्या करो, यहाँ से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दो। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक मुख्य अक्ष पर लंब डाल दिया, ठीक है। इसको कोई नाम दे देते हैं ए बी, इसको कोई नाम दे देते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल, यानी कि यहाँ से परावर्तित हो रहा, और इसको हम नाम दे देते हैं एम, ठीक है, जो हमने लंब डाला। तो अब ध्यान से देखिए इसको प्रूफ कैसे करना। फिगर इस तरीके से बन गया। एक त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा ना, त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज दिखाई दे रहा ए डैश बी डैश सी, यानी ये वाला और ये वाला, दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ठीक है। ये और ये समरूप है। कैसे समरूप है, ठीक है, लिख सकते हैं हम। समरूप है। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप है, ध्यान से देखिए। ये कोण 90 अंश का है तो ये कोण भी क्या होगा, 90 अंश का है। ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, बिल्कुल आमने सामने, ठीक है। तो किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप बराबर होता है, यानी तो कोण कोण कोण, ठीक है। इस कारण ये समरूप हो गए। तो जब ये समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो यानी ए बी की संगत कौन है, ए डैश बी डैश, ठीक है, ए बी बटे ए डैश बी डैश, ठीक है। ए बी की संगत ये रहा, ए सी बटे ए डैश सी डैश, ए सी बटे ए डैश सी डैश। आप सॉरी ए डैश सी, आप ध्यान देंगे जो जैसे यहाँ पे हमने लिखा ए बी क्या बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है, ठीक है। उसके बाद हमने छोटे वाले के लिखे, फिर अगली साइड जब इक्वल करके लिखेंगे तो फिर सबसे पहले बड़े लिखें तो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा लेंगे। तो बड़े वाले त्रिभुज की ये भुजा कौन सी हो गई, ए सी, और इसकी ये इसके संगत भुजा कौन सी हो गई, ए डैश सी। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, दो त्रिभुज आपके और बच रहे हैं, एक ये, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज की अगर हम बात करें तो ये कोण 90 अंश का हो गया, ये कोण भी आपका 90 अंश का हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, शीर्षाभिमुख हो गया, ठीक है। तो यानी ये और ये भी आपस में समरूप होंगे। इनका नाम क्या है, ए डैश बी डैश एफ और एफ आर एन, ठीक है। त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और त्रिभुज एफ आर एन समरूप हैं। क्या है, समरूप हैं। तो इनकी भी संगत भुजाएं क्या होंगी, समान अनुपात में होंगी। तो इनकी संगत भुजाएं, सबसे पहले इसमें हमने बड़ा त्रिभुज लिया था तो इसमें भी बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं। तो बड़ा वाला त्रिभुज कौन हो गया, आर एन की ये भुजा बटे आर एन के संगत कौन है, ए डैश बी डैश बराबर इसके संगत ये एफ एन बटे ए डैश एफ, ठीक है। अब देखिए आर एन बराबर ए बी, क्योंकि भाई ये समांतर रेखा और समांतर रेखा के बीच की दूरी हर जगह बराबर होती है, परंतु आर एन बराबर ए बी
तो आर एन की जगह आप ए बी रख लो, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन अपान ए डैश एफ, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या दिख रहा, समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड अपने आप बराबर होगा, यानी कि ए सी अपान ए डैश सी इक्वल टू एफ एन अपान ए डैश एफ, ए डैश एफ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु एन पी पर लाई करेगा, ये इसका ध्रुव होता है पी, सेंटर पॉइंट। ठीक है, यदि, लिखो यहां पे, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा या बहुत बड़ा कर दो, दोनों ही केस में। ठीक है, बहुत छोटा हो तो एन व पी समपाती होंगे, यानी एक ही बिंदु को निरूपित करेंगे होंगे। ठीक, तो एन की जगह हम पी लिख सकते हैं, तो ए सी बटे ए डैश सी इक्वल टू एफ पी अपान ए डैश एफ। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब जरा ध्यान से देखिए, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, इसको क्या लिखते हैं, यू। ये आपकी क्या हो गई, यू। और दर्पण के बाईं साइड है तो दूरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यानी कि ए पी क्या हो जाएगा, माइनस यू। यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, कहां बन रहा है, ए डैश पर, तो ए डैश पी बराबर कितना हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, यहां जब प्रतिबिंब बन रही है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, वी। तो ये हो जाएगा आपका ए डैश पी बराबर माइनस वी। इसकी त्रिज्या भी इसी साइड होगी, इसकी त्रिज्या भी इसी साइड होगी, और ध्रुव से एफ तक की दूरी यानी फोकस बिंदु के बीच की दूरी को क्या लिखते हैं, एफ, ये इतनी हो गई। तो ए डैश पी बराबर कितना, सॉरी, एफ पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एफ। ठीक है, माइनस एफ। अब यही सारी वैल्यू यहां पे पुट कर देना है। ए सी कितना है, ए सी, तो ए सी के लिए क्या करेंगे हम, देखिए ध्यान से देखिए, ए सी, अगर ए सी हमें चाहिए तो ए सी के लिए हमें क्या करना होगा, ए सी को, भाई देखिए, हमें जो दूरी चाहिए वो सी से नहीं चाहिए, हमें पूरी दूरी हमेशा कहां से चाहिए, पी से चाहिए। ठीक है, तो जो दूरियां पी से हैं वो तो ठीक है, ए एफ को क्या लिख सकते हैं, ए पी माइनस पी एफ लिख सकते हैं ना, तो ए एफ को क्या लिख सकते हैं, भाई देखिए टोटल में से इतना माइनस कर देंगे तो यही ना बचेगा, तो यानी ए एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ, ये तो सही है, ठीक है, या एफ पी ये सही है, बटे इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए डैश पी बट माइनस ए डैश पी माइनस एफ पी। ठीक है, अब देखिए बच रहा ए सी और ए डैश सी, इसको भी क्या करना, हमको यहीं से मेजर करना, कैसे मेजर करना वही समझना है। ए सी, ठीक है, ये इतनी दूरी कैसे मिलेगी, तो ये इतनी दूरी के लिए अगर हम क्या करें, एपी में से, ठीक है, एपी से क्या घटा दें, एपी से हम घटा दें पीसी, ये इतनी दूरी। ठीक है, देखिए एपी में से पीसी अगर हम घटा दें तो हमको मिल जाएगा ना एसी, तो एसी की जगह हम क्या लिख देते हैं, एपी माइनस पीसी। ठीक है, एपी माइनस पीसी। ए डैश सी ये इतनी दूरी के लिए क्या करें, सीपी में से ए डैश पी घटा दें। ठीक है, सीपी ये हो गया सीपी माइनस पी ए डैश, ये डैश। अब सारी दूरी हमारी क्या हो गई, पी से हो गई ना। अब देखिए पीसी कितना होता है, फोकस दूरी का 2 गुना, तो यानी ये 2f हो जाएगा। पीसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीसी इक्वल टू माइनस 2f। ठीक है, अब सारी वैल्यू यही उठा के हमें क्या करना, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो समीकरण नंबर 4 में सारी वैल्यू रखने पर, बीच में हम मिटा दें। आप सभी लोगों ने नोट कर लिया, अच्छे से समझ लिया। चलिए
AP की वैल्यू कितनी है माइनस यू, माइनस बीच में माइनस PC की वैल्यू कितनी है -2f बटे CP की वैल्यू कितनी है, CP या PC दोनों एक ही बात है, -2f बीच में माइनस PA की वैल्यू है कितनी PA, देखिए PA या AP कोई दिक्कत नहीं, PA या PA कोई दिक्कत, माइनस कितनी है V इक्वल टू आगे क्या है FP कहाँ भाई FP माइनस F बटे A' है कितना -B बीच में माइनस FP कितना -F। अब जरा देख लो, ये -U माइनस प्लस 2F बटे -2F माइनस प्लस V इक्वल टू -F अपान -B माइनस प्लस F। अब क्या करो, तिरछा गुणा कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, तो इसका इसमें गुणा करोगे -V से इसमें माइनस प्लस U और V माइनस प्लस माइनस 2FB, फिर इससे करोगे F से प्लस माइनस UF, ठीक है, फिर इसका इसमें प्लस 2F, एक F यहाँ है तो 2F² बराबर, अब इसका इसमें कर दो माइनस प्लस 2F² भाई माइनस प्लस, देखिए इसका इसमें और इसका इसमें, ये हो गया माइनस प्लस माइनस VF, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, जो चीज़ें बच रही हैं उनको सबको एक साथ रख लो, ठीक है, UB को इधर रखो, बाकी जितने भी हैं सबको उधर भेज दो, तो UB को हमने लिख लिया इधर, UB इधर बचा -VF, ये माइनस इधर आएगा प्लस 2FB या इसको BF भी लिख सकते हैं, ये माइनस है, माइनस उधर आएगा प्लस UF, ठीक है। अब देखिए UV इक्वल टू, ये दोनों सेम चीज़ें हैं भाई, देखिए BF या FB दोनों एक ही बात है, ये 2 बार है, ये 1 बार, तो इसमें से ये घट जाएगा, बचेगा VF प्लस ये UF, ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 5, ठीक है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, चलिए आगे देखते हैं। इधर का हो गया ना, समझ लिए सभी लोग अच्छे से, चलिए समीकरण नंबर 5 को UVF से भाग करने पर, समीकरण 5 को UVF से भाग करने पर, तो इसको UVF से भाग करेंगे, UV अपान UVF इक्वल टू, ये हो गया VF अपान UVF प्लस UF अपान UVF, तो देखिए UV से UV कैंसिल हो गया, VF से VF कैंसिल हो गया, UF से UF कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या 1/F, यहाँ 1/U, यहाँ प्लस 1/V, इसको प्लस, दोनों प्लस हैं तो किसी को आगे पीछे कर लो, 1/F इक्वल टू 1/B प्लस 1/U, ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था वो आ गया।